हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्लास 8th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goat. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. देखिए यहाँ पे है कि जो अफ्रीका में एक तंजानिया नाम का छोटा सा गांव है, जिसमें मम्बा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। वह सुबह उठती है और पानी लेके आती है, और उस पानी को लाने के लिए उसे बहुत दूर तक चलना पड़ता है, और जिसमें आने जाने में कई घंटे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करवाती है घर में, और अपने भाई की भी गोट की केयर करने के लिए। उसके परिवार के पास उसके एक छोटी सी हट है, छोटी सी झोपड़ी है, और उसके पास ही एक रोकी लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है। मम्बा के जो पिताजी हैं वो थोड़ी बहुत ही मेज़ मक्की को उगाते हैं, और बीन्स को काफ़ी मेहनत के बाद भी। और दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और पूरी साल के लिए ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरे परिवार को खाना मिल सके। ठीक है, आगे सेकंड केस है। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills far distance. देखिए दूसरा केस है कि जो पीटर नाम का एक लड़का है, वो न्यूजीलैंड में रहता है, और उसकी फैमिली का वूल बनाने का एक फैक्ट्री लगा रखी है। वो शीप्स को रियर करते हैं, मतलब वो पालते हैं। और हर दिन जब वो स्कूल से लौटता है तो अपने अंकल को देखता है उनकी शीप की केयर करते हुए। उनका जो शीप यार्ड है वो एक ग्रासी प्लेन के अराउंड सिचुएटेड है, जहाँ जो पहाड़ी के पास है। इट इज़ मेंटेन्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए जो ये फैक्ट्री थी वो बड़ी साइंटिफिक वे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैनेज की जाती है। जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से। देखिए जो दो केसेस थे, मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ। मम्बा की लाइफ और पीटर की लाइफ वो दोनों बहुत अलग अलग हैं और अलग अलग एरियाज में रहते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए इनकी जो लाइफ का जो डिफरेंस है वो किस रीज़न से है, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी है लैंड की उसके वो भी अलग है। एक के यहाँ पे पत्थर ज़्यादा थे और एक के प्लेन है। दूसरा है वाटर का यूज़, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी का। पीटर के घर पे काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो स्कूल में भी जाता है। और जो मम्बा थी और वहाँ पे टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इतना गुजारा उनका नहीं हो पाता। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, इनका ही होना ना होना किसी एक जगह को दूसरी जगह से अलग करता है। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चैप्टर। लैंड, लैंड मतलब भूमि। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। It covers only about 30% of the total area of Earth's surface, and all part of this small percentage is not habitable. देखिए जो लैंड है, जो भूमि है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और लेकिन वो पूरी अर्थ का जो सरफेस है, पूरी अर्थ है मान लो, उसका सिर्फ 30% ही एरिया वो कवर करती है। ठीक है, और उस जो 30% जो एरिया ये कवर करती है उसमें भी वो हर जगह मतलब लोग नहीं रह सकते, जीव जंतु नहीं पाए जाते, वो रहने लायक नहीं है।
मान लो कि कई जगह जैसे रशिया में इतनी ठंड है कि वहाँ पे लोग नहीं रह सकते, या जो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है वहाँ पे भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कि वहाँ का जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो कैसा है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। देखिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो जो लैंड और जो क्लाइमेट होता है जलवायु, कि वहाँ का पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, या टेम्परेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कहीं पे भी पॉपुलेशन का कम होना या ज़्यादा होना। आगे है द रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड मतलब बेकार सी, जहाँ पे सिर्फ चट्टाने वगैरह हैं। स्टीप स्लोप्स, बिल्कुल सीधी सीधी सी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। आगे है डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। देखिए अगर बहुत ही उबड़ खाबड़ या ख़राब टोपोग्राफी है, या जो स्लोप्स हैं वो ज़्यादा स्टीप हैं, बिल्कुल सीधी सीधी हैं माउंटेन्स पे, मतलब कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, या वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर लॉगिंग पानी काफ़ी इकट्ठा हो सकता है, या जो डेजर्ट के एरियाज़ हैं, या काफ़ी थिक फॉरेस्ट है, मतलब इतने घने जंगल हैं कि वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी पॉपुलेशन, किसी का भी वहाँ पे रहना, या तो वहाँ पे बिल्कुल ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है कोई भी पॉपुलेशन। आगे है प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लेन है, जो समतल है, और जहाँ पे पानी है, नदियाँ हैं, वो ही वैली पे एग्रीकल्चर भी हो सकती है, और वही पॉपुलेटेड ज़्यादा एरियाज़ हैं। आगे है लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। लैंड यूज़ मतलब भूमि का कैसे कैसे यूज़ हम कर सकते हैं। इसका मेनली यूज़ होता है एग्रीकल्चर, खेती करने में, फॉरेस्ट को उगाने में, माइनिंग मतलब खोदने में जहाँ पे मेटल्स वगैरह निकाले जाएं, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने में, रोड्स बनाने में, और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। आगे है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किसी भी लैंड का कितना यूज़ हो सकता है वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, या वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कितने मिनरल्स मिलते हैं, या वहाँ की पानी कितना अवेलेबल है। और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, और जो टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है, कि मतलब इनसे भी जो लैंड का यूज़ है वो चेंज हो सकता है। द लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. देखिए लैंड को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी लैंड है। कि प्राइवेट लैंड क्या होती है, जिसका एक मालिक, जिसने एक पर्सन ने वो खरीदी हुई है, और कम्युनिटी लैंड वो होती है कि जिसको पूरी कम्युनिटी की अंडर आती है, और वो उसका यूज़ होता है जैसे चारा वगैरह, फूडर होता है पशुओं के लिए, चारा लेना, फ्रूट्स वगैरह लेना, जहाँ से हम नट्स वगैरह, मेडिसिन या हर्ब्स वगैरह को कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, मतलब उसका यूज़ कर सकता है पब्लिकली। तभी इन जो कम्युनिटी लैंड्स होती हैं इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। आगे है people and their demands are ever growing but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to
प्लेस, देखिए जो पीपल हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो लैंड है वो तो सिर्फ 30% या उससे भी कम है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। तो जो क्वालिटी है लैंड की वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अलग अलग है। जो पीपल है, पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। देखिए जो लोगों ने जो ये कॉमन लैंड थी जो कम्युनिटी के लिए थी उसको या तो कमर्शियली एरिया बना दिए गए हैं, मान लो पार्क बना दिया है या कोई बिल्डिंग वगैरह वो बनाने लग गए हैं, या हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो बना दिए गए हैं। और वैसे ही रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में उसको एग्रीकल्चर लैंड वगैरह बना दिया गया है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के जो कल्चरल चेंजेस हैं उनसे भी जो लैंड यूज़ का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। देखिए लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो लैंड की जो क्वालिटी है उसमें कमी करना, लैंडस्लाइड की मतलब जहाँ पे लैंड नीचे की तरफ खिसक जाती है, सोइल इरोजन काफ़ी बारिश की वजह से मिट्टी का एक जगह से हट जाना, बह जाना उसके साथ, डेजर्टिफिकेशन की जहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा बन जाना, पानी की कमी हो जाना और पेड़ों का ज़्यादा कट जाना, ये सारे एक थ्रेट बने हुए हैं, खतरा बने हुए हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं इनकी वजह से। आगे हम देखें कि चार पिक्चर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये दिखा रखा है कि चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, समय के साथ लैंड का हमने चेंज किया है यूज़ करना। देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें आपको काफ़ी सारी हट्स दिखाई देंगी छोटी छोटी सी, और जो एक आदमी जा रहा है उसके ऊपर वो हल लिए हुआ है, और यहाँ पे कुछ जानवर हैं एक आदमी के साथ। दूसरे पिक्चर में क्या है कि ये यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया है और यहाँ पे बिजली भी आ गई है, और जो कच्चे मकान था वो पक्का मकान बन चुका है। खेती यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पेड़ थे, अब यहाँ पे कम पेड़ हो रखे हैं। थर्ड पिक्चर में क्या है कि अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा आ गया है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, और जो यहाँ पे जो ये खेती कर रहे थे वो भी अब पार्क वगैरह में पार्क बन गया, वहाँ पे खेती नहीं हो रही है, और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स या काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। और जो फोर्थ पिक्चर है उसमें बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है खेती करने के लिए, प्लांट्स वगैरह भी काफ़ी कम हो गई हैं और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, ये बिल्कुल ही डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है। आगे आता है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि जो हमारे लैंड रिसोर्स है उसको हम कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। देखिए जो पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जो उसकी डिमांड है, इसने जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काफ़ी ख़राब कर दिया है, और जो खेती करने लायक लैंड है उस पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ये नेचुरल रिसोर्स है जो लैंड, उसको हम ख़राब करते जा रहे हैं और एक ये डर बन गया है। Therefore the present rate of degradation of land must be checked, जिसकी वजह से जितना ये जो क्वालिटी में जो क्वालिटी जो ख़राब हो रही है प्रेजेंट रेट पे, उसको हमें थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ chemical pesticide and fertilizers and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। देखिए जो लैंड रिसोर्सेज है उसको बचाने के कुछ जो तरीके हैं वो है एफोरेस्टेशन, की काफ़ी सारे पेड़ उगा सकते हैं हम,
और या जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, जो खाद बीज हैं, उर्वरक हैं, उनको हम कम यूज़ कर सकते हैं। और जो ओवरग्रेजिंग है कि जहाँ पर जो कैटल वगैरह हैं वो काफ़ी इतना वनस्पति, इतनी घास वगैरह या इतने जो पेड़ पौधे उनको खा जाती हैं कि वहाँ पे मिट्टी फिर उड़ने लगती है या पानी के साथ बिल्कुल बह जाती है, जिसका रिजल्ट होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम बचा सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं इस लैंड रिसोर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉइल, सॉइल मिट्टी, ये क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड। देखिए जो सॉइल है, मिट्टी है, ये बिल्कुल लैंड के से बिल्कुल लिंक है। कैसे? ये एक पतला सा लेयर है, ग्रेनी होता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप का, मतलब दानेदार दानेदार सब्सटेंस जो हमारे अर्थ को कवर किए हुए है उसे, जो जैसे हम मिट्टी हम देखते ही हैं अलग अलग टाइप की होती है। Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rock found on earth. जो soil है वो organic matter की बनी होती है, minerals की बनी है और weathered rocks की बनी हुई है जो हमारी अर्थ पर मिलते हैं। देखिए वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है कि टेम्परेचर की वजह से या प्लांट्स की वजह से या एनिमल्स या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनका टूट जाना और बिल्कुल बारीक बारीक हो जाना, और इसकी वजह से मिट्टी बनती है, इसे बोलते हैं वेदरिंग। आगे हम चलते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। देखिए जो सोइल फर्टाइल मतलब मिट्टी को उपजाऊ, जो उसके अंदर मिनरल्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बनाता है। आगे चलते हैं। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं कि जिसमें धरती है जो थोड़ी सी खिसक जाती है, जो वहाँ का थोड़ा सा एरिया होता है, लैंड होती है, वो ऊपर नीचे की तरफ खिसक जाती है, बिल्कुल ज़मीन में चली जाती है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। मान लो जैसे ये स्लोप यहाँ दिखा रखी है, यहाँ पे जो ये कुछ थोड़ी सी लैंड थी वो खिसक गई है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोस। देखिए अर्थक्वेक, फ्लड या वोल्केनो के साथ ही ये ज़्यादातर हो जाते हैं, ये जो लैंडस्लाइड्स हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कोज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए अगर बारिश लगातार हो रही है तो उससे भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, और वो जो रिवर का फ्लो है उसको भी थोड़ी देर के लिए वो रोक सकता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कोज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन द बर्स्टिंग। और फिर जो वो रिवर अगर ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से काफ़ी तबाही आ सकती है जो नीचे की तरफ जो लैंड है उसके। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. देखिए जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे लैंडस्लाइड इतनी बार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान होता रहता है, और एक ये बिल्कुल चिंता का एक विषय बना हुआ है। एक केस स्टडी, ए मासिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रैकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एक काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ कहाँ पे? पंगी गांव में, हिमाचल प्रदेश में। एंड ए डैमेज, और उसकी वजह से 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 22 पे करीब 200 मीटर जो स्ट्रेच था उसको नुकसान हो गया है। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। इस विलेज पे एक ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. देखिए जो पंजे गांव था उसको बिल्कुल खाली करवा दिया गया क्योंकि ब्लास्ट की वजह से जो आसपास के गांव थे वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी जो रोड थे वो डैमेज हो गए थे। आगे है मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मतलब कम करना, किसी चीज़ की तीव्रता की, उसकी इंटेंसिटी को कम करना। यहाँ है द एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ empowered us to understand
वट फैक्टर कोज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज दैम, कि जैसे हमने काफ़ी साइंस में तरक्की कर ली है जिसकी वजह से हम ये लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो नीचे दी हुई हैं। सबसे पहले है हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, की जगह जगह मैप कर देनी चाहिए कि यहाँ पे ये खतरनाक एरिया है और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा हो सकते हैं। और एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, कि वहाँ पे ऐसे एरियाज में कोई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, कि जो लैंड है अगर हम उसको खिसकने से रोक दें, कुछ ऐसी दीवार बना दें। देखिए यहाँ पे एक रिटेंशन वॉल ये बनाई हुई है ताकि जो ऊपर की जो मिट्टी है, ऊपर की जो लैंड है वो नीचे की तरफ ना खिसके। आगे है इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। देखिए अगर वेजिटेशन काफ़ी सारे वहाँ पे पेड़ पौधे घास फूस अगर हम उगा देंगे तो उससे भी वो मिट्टी को जकड़ के रखेगी और एकदम लैंड की स्लाइड्स नहीं होंगी। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो, कि जो सरफेस पे जो पानी का बहाव है अगर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकेंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड की मूवमेंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल ये क्या है? ये 4 टाइप की होती है। नीचे है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है? जिसकी वेदरिंग होती है, जिससे टूट टूट के काफ़ी ये सोइल बनती है। आगे ऊपर है वेदर्ड रॉक मटेरियल। जो ये रॉक है उसके जो छोटे छोटे से और मटेरियल हैं और उसको फिर और टूटने के बाद वो सैंड में, सिल्ट में और क्ले में बन जाती है। और सबसे टॉप पे आती है ह्यूमस और वेजिटेशन। ह्यूमस क्या होता है? एक टाइप का ऑर्गेनिक मैटर होता है और वेजिटेशन ये वनस्पति वगैरह ये जो भी हमें ग्रीन ग्रीन से हमें जो हमारी धरती पर हमें दिखती है। आगे है फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। देखिए जो मेजर फैक्टर हैं जो सोइल फॉर्मेशन के आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। देखिए जो नेचर है पेरेंट रॉक का जिससे मिट्टी बनती है, जैसे कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, अलग अलग टाइप की मिट्टी है। और जो क्लाइमेट के फैक्टर हैं, जो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है या मतलब वहाँ का पानी कितना है वहाँ पे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब डिपेंड करती हैं कि कैसी मिट्टी बनेगी। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो दूसरे फैक्टर हैं वो है टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल और जो टाइम कितना लगता है किसी को भी सॉइल को बनने में, ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी हैं। आगे है ऑल दिस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये सब एक प्लेस से दूसरी प्लेस से डिफ़र करते हैं क्योंकि हर जगह क्लाइमेट अलग है, हर जगह की टोपोग्राफी मतलब वहाँ की जो हम फिज़िकल चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे नदी कितनी है, वहाँ पे पानी कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ के जनजीवित, वहाँ का वेजिटेशन, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसी मिट्टी बनेगी। तो जो सॉइल है वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर, कि वो दानेदार है, मोटी है, पतली है, किस टाइप की होएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल, उसमें मान लो मैग्नीशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, या मिनरल उसके कौन से उसमें मिनरल्स हैं, कंटेंट या परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेरेंट रॉक के ऊपर। आगे आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उस एरिया का, वहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, और जो वेदरिंग है मतलब जो रॉक टूट रही है उसका रेट क्या है, कितने टाइम में या कितना कैसे किस हिसाब से वो टूट रही है। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक, वहाँ पे कितनी ऑर्गेनिक लाइफ कितनी है वहाँ पे। फिर है टाइम। जो टाइम है कि सॉइल कितना टाइम लगता है उसको रॉक को वेदर होने में, ये सब चीज़ें मिट्टी को बनने में हेल्प करती हैं। फिर है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, एनिमल्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी मिट्टी को बनने में हेल्प करते हैं। रिलीफ। रिलीफ क्या है? एल्टीट्यूड कितनी हाइट है वहाँ का, कितनी स्लोप है, और ये सब डिटरमाइन करती है मिट्टी का एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, कि मतलब अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिर रही है, वो कम ऊंचाई से उसके छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर ये सारे अफेक्ट करते हैं सोइल की फॉर्मेशन में। चलिए आगे चलते हैं।
डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए जो सॉइल है वो डिग्रेडेट हो रही है, तो उसको कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे स्टार्ट अब है कि सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स। जो सॉइल इरोजन है कि जैसे ज़्यादा बारिश की वजह से मिट्टी उसके साथ बह जाती है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ये सब एक खतरा बने हुए हैं। आगे है बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमन फैक्टर भी और नेचुरल फैक्टर दोनों की वजह से ही मिट्टी का डिग्रेडेशन हो सकता है। द फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट का कटना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ये जो पेड़ पौधे हैं उनका ज़्यादा खा जाना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। जो फैक्टर्स हैं कि सॉइल का डिग्रेडेशन होना, उनमें मेजर हैं डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ होना ये खाद बीज का, उर्वरक वगैरह का, और काफ़ी बारिश आना, लैंडस्लाइड होना या बाढ़ आ जाना। तो जो सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं वो नीचे हैं कि द फर्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि पौधों के पेड़ के बीच की जो खाली जगह होती है उसको किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे घास फूस से कवर करना, जिसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर बना रहे। फिर है कंटूर बैरियर्स। कंटूर क्या होता है, एक शेप देना किसी टाइप की। देखिए स्टोन्स का यूज़ करके, ग्रास का यूज़ करके सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर। पहले एक शेप दे दी जाती है और उसके बाद वहाँ पे पत्थर वगैरह, घास या मिट्टी का, उससे ही एक बैरियर बना दिया जाता है। और फिर क्या है, जो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और उसके बाद वहाँ पे जैसे मान लो ये एक कंटूर बना दिया, उसके बाद यहाँ पे एक खड्डा सा बना देंगे, एक ट्रेंच बना देंगे कि जिसमें जो पानी है वो आगे रुक जाए। ठीक है। आगे है रोक डैम। रोक डैम क्या होता है, जहाँ पे रोक्स को इकट्ठा लगा दिया जाता है ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाए, और जो जिससे मिट्टी का बहाव कम हो जाएगा। आगे है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है कि जैसे पैड़ियाँ चढ़ते हैं, जैसे हम पैड़ी पे पैर रखते हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ उगा दिया जाए, और फिर पैड़ी के बीच की जो जगह है, जो ऊपर हॉरिजॉन्टल चीज़ है, वहाँ पे कुछ मतलब पत्थर वगैरह कुछ भी ना रखें कि जिसकी वजह से वो एकदम पानी का जो बहाव है स्लो हो जाए। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड on the steep slopes so that the flat surface are available to grow crops. They reduce surface running off and soil erosion. फिगर 2.5, फिगर 2.5 है टेरेस फार्मिंग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे स्टेप्स हैं, स्टेप्स पे यहाँ पे क्रॉप्स को उगा दिया गया है, फिर एक स्टेप ऊपर गए, फिर यहाँ पे उगा दिया, फिर एक स्टेप ऊपर गए, फिर यहाँ पे उगा दिया। ऐसे थोड़ा सा एरिया में क्रॉप को उगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जैसे पहाड़ी है, हम पहाड़ी के ऊपर ऐसे जाते हैं तो थोड़े थोड़े एरिया में वेजिटेशन उगा दी जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर उगा दी जाती है, थोड़े थोड़े से जो फ्लैट सरफेस हम बना देते हैं, और ये भी मिट्टी को बचाता है। आगे है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। फिगर 2.6। देखिए यहाँ पर कंटूर प्लोइंग क्या है कि यहाँ पे भी पैरेलल प्लो कर दिया जाता है। एक जैसे ये हिल दिखा रखी है, यहाँ पे भी पैरेलली प्लो कर रही हैं, इससे भी नेचुरल, ये भी एक नेचुरली बैरियर बन जाता है पानी का, जो नीचे जैसे जो वो फ्लो होता है उसके लिए। आगे है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। देखिए कि जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है, मान लो इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो कोस्टल क्या होते हैं, समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ पे, और जो ड्राई रीजन्स है जहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये पेड़ काफ़ी सारे एक लाइन में उगा दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से सोइल को हम थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकें। आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी कर रखी है ये आपको शो करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 ट्रे ले रखी हैं, एक में सिर्फ डायरेक्ट मिट्टी डाल रखी है और दूसरे में मिट्टी के साथ थोड़ा सा ये प्लांट्स वगैरह भी उगा रखे हैं। तो जब इसमें पानी डालते हैं तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा जाएगी और यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे जो पेड़ हैं छोटे छोटे से, इसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा कम जाएगा। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। आगे है वाटर। वाटर इज अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। देखिए जो वाटर है वो भी एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रीन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जो दोबारा से नया बन सकता है। जो पूरी अर्थ है उसका जो 3/4 है वो पानी से ही ढका हुआ है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, जिसकी वजह से हमारी धरती को वाटर का प्लैनेट ही बोलते हैं। It was in primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface. And support a rich variety of plant and animal life. देखिए जो बिल्कुल पुराने टाइम में जब लाइफ शुरू हुई थी करीब 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, तब ये उस टाइम बिल्कुल ओशंस में सब लाइफ पैदा हुई थी। और आज की डेट में जो भी ओशंस हैं वो अर्थ की सरफेस का 2/3 एरिया कवर कर लेते हैं। और उन ओशंस में काफ़ी सारी प्लांट्स और एनिमल लाइफ उगती है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. देखिए जो ओशन वाटर है वो तो काफ़ी नमकीन होता है और उसको हम ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकते। और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% ही है जो टोटल वाटर का। और जो बाकी जो 70% है वो ज़्यादातर बर्फ़ है या ग्लेशियर्स में है, जहाँ पे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है या माउंटेन रीजन में वो बर्फ़ के रूप में बना हुआ है। Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. देखिए जो फ्रेश वाटर जो 2.7 था उसका मैक्सिमम तो बर्फ में ही है और जो बचा हुआ है 1% सिर्फ वो ही फ्रेश वाटर है और उसको ही हम ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज ए सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। और जो 1% है वो भी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलेगा जिसे हम हैंडपंप वगैरह से निकालते हैं, या सरफेस वाटर है जो रिवर वगैरह में बह रहा है या लेक्स में है, या हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो बना हुआ है वही सिर्फ फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। Water can neither be added nor subtracted from earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to be vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This is you already know is referred to as water cycle. देखिए जो फ्रेश वाटर है अब जो कि सिर्फ 1% ही है वो बहुत ही प्रीशियस है हम सब के लिए। और जो पानी है उसको हम अर्थ से ना तो कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं, जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो उतना ही रहता है। आगे है अब ये जो वाटर का जो साइकिल है, कभी ये ओशंस में चला जाएगा, फिर ये वापस भाप बनकर उड़कर बादल बन जाएगा, फिर बादल से रेन आएगी और फिर वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, नदियों में जाएगा और बहकर फिर ओशंस में आ जाएगा। देखिए ये एक जो साइकिल है वो चलता रहता है, ये सब एक वाटर साइकिल है और जिसकी वजह से हम पानी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आगे है ह्यूमंस यूज़ huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other usages. देखिए जो ह्यूमन है वो सिर्फ हम पीने या कपड़े धोने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि इसको एग्रीकल्चर में, खेती करने में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में और
अलग अलग इतने टाइप के यूज़ हैं वाटर के। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स leading to the shortage in supply of fresh water either due to drying up of water resources or water pollution। देखिए जो पॉपुलेशन बिल दिन ब दिन बढ़ रही है और जो उसकी डिमांड है फूड को लेकर, क्रॉप्स को लेकर, या जो अर्बनाइजेशन, मान लो कि जो शहरीकरण है या जो भी एडवांसमेंट डेवलपमेंट की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसमें शॉर्टेज आने लगी है। या तो जो वाटर के जो सोर्सेज हैं वो सूखने लगे हैं, या वाटर का पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि वाटर को अवेलेबल होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। देखिए वर्ल्ड के काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, जैसे अफ्रीका और एशिया, अलग अलग पार्ट्स हैं, अमेरिका वगैरह, इनमें पानी की काफ़ी शॉर्टेज आ रखी है। Countries located in the climatic zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity। जो कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेटिक जोन में हैं, वहाँ पे सूखा इतना ज़्यादा आ जाता है कि और वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को झेलती हैं इन पानी की कमी की वजह से। दस water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो वाटर की जो शॉर्टेज है वो सीजनल भी हो सकती है, या जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, उसको काफ़ी प्रदूषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पानी जो हमें साफ़ पानी है उसमें कमी आने लगी है, और जो सूखा है वो काफ़ी बढ़ने लगा है। देखिए यहाँ पे रिवर यमुना भी दिखा रखी है कि ये सीवेज की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है या जो गार्बेज है वो सब इसमें डाल दिया जाता है, और ये काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है। आगे है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि वाटर के रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्स इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स। देखिए क्लीन और एडिक्वेट वाटर होना एक प्रॉब्लम बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसकी वजह से हमें स्टेप्स ले लेने चाहिए ताकि इसको हम कंजर्व कर सकें। इवन दो वाटर इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। देखिए वैसे तो हमने पहले भी कहा था कि जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको हम दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन जो ओवर यूज़ है और जो उसका पोल्यूशन है वो उसको अनफिट कर देता है यूज़ करने में। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेजेस, एग्रीकल्चर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। देखिए जो सीवेज है या जो डिस्चार्ज है उसको जो अगर वो बिना ट्रीट किए अगर हम सीधा वाटर बॉडीज़ में जैसे नदियों में, तालाबों में या झील वगैरह में जहाँ पे भी समुद्र में फेंक देंगे, या जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है या इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली भी उसमें डाल देंगे, तो वो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएंगे कि उसको दोबारा से रिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये जो केमिकल्स हैं, नाइट्रेट्स हैं या जो उसमें मेटल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं और ये पानी को बहुत ही हद तक ख़राब कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि मतलब इनको दोबारा से हम डिग्रेड नहीं, बायोडिग्रेडेबल मतलब इनको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं पानी की वजह से। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़, कि वाटर अगर पानी की जो जैसे नदियाँ झीलें हैं अगर इनमें छोड़ने से पहले ही अगर इनमें ट्रीटमेंट कर दिया जाए कि जो भी ये वेस्ट हैं, तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, कि जो फॉरेस्ट है और जो वेजिटेशंस हैं वो
वो अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा से भर देती है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी एक दूसरा तरीका है। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी का इकट्ठा करना, मेनली बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और वो भी सरफेस जो वो भी इधर उधर बह जाता है, उससे एक दूसरा तरीका है पानी को बचाने का। द कनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। वाटर सीपेज क्या होता है? पानी की नमी। जो कनाल्स हैं जो इरिगेटिंग फील्ड में लगाई जाती हैं उनको भी प्रॉपरली लाइन कर दिया जाए, मतलब उनमें पूरी अच्छी तरह लाइनिंग हो जानी चाहिए इन कनाल वगैरह में, ताकि जो पानी की जो सीपेज है वहाँ से धीरे धीरे जो पानी निकलता रहता है उसमें कमी हो जाए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। स्प्रिंकलर्स भी काफ़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं वाटर लॉस में। फिर है इन ड्राई रीजन्स with high rate of evaporation drip and trickle irrigation is very useful। जहाँ पे सूखे एरियाज़ हैं और वहाँ पे जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे ड्रिप या ट्रिकल की जो इरिगेशन है वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडोप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। जो यह बहुमूल्य जो हमारा पानी है उसको हम इन ऊपर दिए गए तरीक़ों से अगर हम बचाएं तो बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा होगा। Natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. देखिए कुछ बच्चे थे वो एग्जीबिशन देखने गए हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से चीज़ें बनी होती हैं, और जो एग्जीबिशन में जो सामान रखा हुआ था वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से लिया गया था। मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those basket, lampshade and chairs? Those are made of canes and bamboos." देखिए जो मोना थी उसने एक बैग उठाया और वो कहती कि ये तो बहुत ही सुंदर बैग है। फिर उसके टीचर ने बोला कि ये तो जूट का बना हुआ है। तुम वो बास्केट है जो वहाँ पे लैंप का शेड है या जो चेयर है अगर तुम्हें देख रहे हो तो ये सारी बैम्बू और केन से बनी हुई हैं। आगे है इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। See this beautiful scarf, the teacher explained, that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees। देखिए जो इंडिया के जो ईस्ट और नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे जो बैम्बू काफ़ी सारी मात्रा में उगता है। फिर जो जस्सी थी नाम की एक लड़की वो कहती है कि ये स्कार्फ कितना, सिल्क का जो स्कार्फ है कितना सुंदर है। फिर टीचर कहती है कि जो सिल्क है जिसे स्कार्फ बना है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है और जो मलबरी ट्रीज पर उगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में दिखाया भी गया राइट साइड कि एक ये सिल्क वॉर्म है। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day to day life। बच्चों को समझ आ गया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं जिसे हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सिर्फ वह कहाँ पे मिलती है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है कि आउटर रीजन ऑफ अर्थ का जो आउटर रीजन है जो बिल्कुल रिजिड है, सॉलिड है, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जिसमें टोटल वाटर होता है। और फिर एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम सांस लेते हैं, ये सारा हमारा वातावरण, इन सब से मिलकर बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर क्या होता है कि अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब मिलता है। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। देखिए जो बायोस्फेयर होता है वहाँ पे लिविंग बींग्स
और जो नेचर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और जो ये सिस्टम है जिससे लाइफ सपोर्ट होती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, gives us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicine plants and also paper that is so essential for your studies। देखिए जो प्लांट्स हैं वो हमें लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को घर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, वो मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्रॉप्स को उगाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिन के जो प्लांट्स हैं वो देते हैं, जो पेपर है जो हमारी पढ़ाई के लिए इतना यूज़ है वो सब हमें प्लांट से ही मिलता है। दीज आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। ये अनगिनत यूजेस हैं और तुम कुछ और भी ऐड कर सकते हो। आगे है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। जो वाइल्ड लाइफ है वो उसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और साथ के साथ जो पानी में जो लाइफ है वो भी। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। वो हमें दूध, स्किन, मीट और वूल वगैरह वो हम सभी प्रोवाइड करते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए जो इंसेक्ट्स हैं वो जैसे मधुमक्खी वगैरह होगी वो हमें शहद देती हैं और वो पोलिनेशन में भी हेल्प करती हैं और वो एक अच्छी डिकम्पोज़र हैं हमारी इकोसिस्टम के लिए। आगे है द बर्ड्स फीड और इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। जो बर्ड्स हैं वो इन इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो डिकम्पोजर भी हैं। जब वो मर जाते हैं इंसेक्ट्स तो उनको बर्ड खा लेते हैं या जिंदा को भी खा लेते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्केवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए जो वल्चर है, जो गिद्ध है, वो ज़्यादातर जो डेड है लाइफ उसे नरसंहार भी कहा जाता है कि वो मांस खाता है और वो एक जो मान लो अगर हर जगह मरे हुए जीव मिलेंगे तो वो कितना अजीब सा लगेगा। तो ये जो वल्चर है वो उन मरे हुए जीवों को खाता है जिसे हम एक क्लींजर भी बोलते हैं हमारे इन्वायरमेंट का। सो एनिमल्स आगे है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो जो एनिमल्स हैं वो बड़ा हो या छोटा हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो या कुछ भी हो, उन सब का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। हम लेफ्ट में दिख रहा है ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रास है ये और यहाँ पे ये फॉरेस्ट है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर टेम्परेचर और मॉइस्चर मतलब पानी पे डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा। देखिए जो मेजर टाइप है उसको हम 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मतलब ये फॉरेस्ट हमें दिख रहे हैं जहाँ पे घने पेड़ हैं, ग्रासलैंड जहाँ पे छोटी छोटी सी घास है, स्क्रब्स है जो झाड़ियाँ वगैरह हैं और जो टुंड्रा है। इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उग सकते हैं। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। जहाँ पे पानी की ज़्यादा सप्लाई होगी, जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे लगातार बारिश ही आती रहती है तो वहाँ पे इतने घने जंगल बने हुए हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे ही मॉइस्चर मतलब पानी
की अमाउंट में कमी आ जाती है तो जो पेड़ है उनका साइज़ भी कम हो जाता है और उनकी डेंसिटी, मतलब एक तो थोड़ी सी एरिया में इतने सारे पेड़ हों और एक थोड़े उतने ही एरिया में कम पेड़ हों, ये होती है डेंसिटी। Short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world। देख लिए जो छोटे छोटे से जो ट्रीज हैं, जो घास हैं, वो उन्हीं रीजन्स में पैदा हो उगती हैं जहाँ पे कम रेनफॉल होती है। आगे है, और ये ज़्यादातर उसे ग्रासलैंड बोलते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड scrubs grow in the dry area of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration। देखिए जो कंटीले जो झाड़ियाँ हैं वो सब वहाँ उगती हैं जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। और जो ये जो प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स हैं वो काफ़ी नीचे धरती तक गई हुई है। मान लो ये कोई प्लांट है तो इसकी रूट्स काफ़ी दूर 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 तक जाती हैं ताकि ये जो पानी है वो वहाँ से ले सके। और थोड़ी सी, और जो इनका सरफेस है ये वाला, ये काफ़ी चिकना होता है, वैक्सी होता है, ताकि जो मॉइस्चर है वो कम से कम जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो मॉइस्चर है वो कम लॉस हो उसका। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिकन्स। कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है, एक सेकेंड, सॉरी, जो टुंड्रा वेजिटेशन है जो पोलर रीजन्स का, कोल्ड पोलर रीजन, जैसे हमारी अर्थ है यहाँ पे, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे मोसिस और लाइकेंस ही ज़्यादा हैं। मोसिस मतलब जैसे काई वगैरह होगी जो बिल्कुल छोटी छोटी सी, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हैं। आगे है, टुडे देर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देर वर 2 centuries बैक। कि 200 साल पहले से अब काफ़ी सारे लोग ज़्यादा हो गए हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। देखिए अब पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो फॉरेस्ट भी काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जा सके। तो जो फॉरेस्ट कवर है वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और एक बिल्कुल अब ज़रूरत आ गई है ताकि इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाने की। आगे है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे कंजर्व किया जाए। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी धन है, वो हमारी धन दौलत है, वेल्थ है। जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर देती हैं एनिमल्स को और वो दोनों मिलकर ही हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals। कि जो क्लाइमेट की वजह से और जो ह्यूमन जो इंटरफेयर करता रहता है उसकी वजह से ये जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि काफ़ी सारी जो प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़ हैं, वो बिल्कुल ही मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं और वो बिल्कुल खतरे में हैं। डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। देखिए इन रिसोर्सेज को आगे इफेक्ट करने में डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काफ़ी घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, या जो फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, कभी सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती हैं, इनकी वजह से भी जो नेचुरल कंजर्वेशन है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए पोचिंग क्या होता है, शिकार करना मतलब गैर कानूनी।
जो काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं उनका जो शिकार है, गैर कानूनी धंधा है, वो भी एक मेजर कंसर्न हमारा बना हुआ है और इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी नंबर कम हो गया है। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फैदर। देखिए जो एनिमल्स हैं उनका शिकार होता है और इलीगल तरीके से उनका ट्रेड भी होता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसिरोस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग की जाती है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो इन सबको भी बचा पाएंगे। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए काफ़ी नेशनल पार्क जगह जगह पे बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे इन एनिमल्स वगैरह को रखा जाए। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन सब को यूज़ किया गया है ताकि हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। कि जो क्रीक्स हैं, लेक्स हैं और जो वेटलैंड्स हैं उनका भी कंजर्वेशन काफ़ी ज़रूरी हो गया है। देयर इज़ ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर जो स्पीसीज़ है, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अगर उनका नंबर में कोई गड़बड़ ना हो तो भी एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज़। कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने कई स्पीसीज़ के जो हैबिटेट है उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि जो बेरहमी से उनको मार दिया जाता है, बर्ड्स को, जो एनिमल्स इतने सारे हैं कि या तो वो ख़त्म होने वाले हैं या बिल्कुल ख़त्म होने की वर्ज पर हैं, बिल्कुल कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कि अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ये एक रीजन में या एक कम्युनिटी के लेवल पर, ताकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं और जो एनिमल्स हैं इनको बचा सकें। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। कि स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इनकरेज कर देना चाहिए ताकि ये बर्ड्स वगैरह को देखें और जो हमारे नेचर के जो कैंप्स हैं वहाँ पे भी जाएं और वो सब चीज़ों को ध्यान से समझें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन इंडिया किलिंग टाइगर, लायंस, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल। देखिए कि कई कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैन कर दिया गया है या उनके खिलाफ कानून बना दिए गए हैं कि जिसमें इन बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मार सकते। इंडिया में भी लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स वगैरह को मारना इलीगल है। ये इंडियन बस्टर्ड एक टाइप का एक बर्ड होता है। आगे है, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल सहमति है, साइट्स बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी सारी स्पीशीज़ एनिमल्स और बर्ड्स की उनको उसके अंडर इनका ट्रेड नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। कि हर सिटीज़न का ये जो मोरल धर्म है कि प्लांट्स और एनिमल को वो बचाएं। देखिए एक नेशनल पार्क है जहाँ पे ये काफ़ी सारे, काजीरंगा में ये एलिफेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो चीतल हैं, डियर हैं जिसे हम बोलते हैं, वो हैं, ये सब नेशनल पार्क में रखे जाते हैं। आगे है, चलो हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और मेरे दूसरे वीडियोस को भी प्लीज़ देखना और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स अगेन।